नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ममता बनर्जी इन दिनों हर एक उस राज्य में जा रही हैं जहां वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने की स्थिति में दिखा पा रही हैं। ममता दीदी दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद यहाँ पर वो प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं से मुलाकात कर सकी, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिली। और यहाँ भी उन्होंने प्रकारांतर से, या आप यूँ कहें अप्रत्यक्ष तौर पर, कुछ ऐसे बयान दिए जिससे साफ लगा कि ममता दीदी अब ये बताना चाहती हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहे जा रहे राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष आगे नहीं बढ़ सकता और विपक्ष को आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि 2024 में मोदी लहर को समाप्त करना है। और उस लहर को समाप्त करना और उसको चुनौती देना एक बड़ी चुनौती है उन नेताओं के लिए जो मोदी का विकल्प बनाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कोई एक पार्टी विकल्प बने, संयुक्त विपक्ष सामने खड़ा हो और उसका एक चेहरा हो। और इसी के तहत ममता बनर्जी दिल्ली आई। दिल्ली के बाद वो मुंबई पहुंची और मुंबई पहुंचने के बाद शरद पवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने यूपीए के अस्तित्व, उसके प्रासंगिकता और उसकी ज़रूरत पर भी सवाल उठा दिए। और वहाँ से उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो कुछ भी कहा उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, और न सिर्फ ममता दीदी ने बल्कि ममता दीदी के प्रवक्ता और कई बड़े नेता उनके पार्टी के ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में 2024 में भी आगे जाना चाहती है। और पिछले कई ऐसे चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए को चुनौती दी गई, लेकिन आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए संयुक्त विपक्ष के सामने कमजोर हो, बल्कि मोदी मैजिक और मोदी लहर के साथ एनडीए आज सत्ता में है। और सत्ता से बेदखल करने के लिए ममता दीदी ने ठान ली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने मोदी लहर को रोका और एक बार बहुत बड़े जनमत के साथ वो चुनाव में जीती। और चुनाव में जीतने के बाद किसान आंदोलन पिछले 1 सालों से चला और उस आंदोलन को लेकर सरकार जिस तरीके से पीछे हटी अपनी गलती मानते हुए, उसके बाद किसान आंदोलन और उसकी जीत का श्रेय लेने की जो होड़ मची सड़क से लेकर के संसद तक, उस होड़ में ममता दीदी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूरी तरीके से एक ऐसा मोर्चा खोल दिया कि संयुक्त विपक्ष की जो एकता है फिलहाल तो वो तो तार तार दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो मुंबई पहुंचे और मुंबई में शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी उनको मुलाकात करनी थी, शरद पवार से भी मिलना था। लेकिन इन मुलाकातों के बाद जो कुछ भी ममता दीदी ने कहा और जो कुछ भी मीडिया से लेकर लोगों के द्वारा समझा गया, कयास लगाए जाने लगे, जो उसका अनुशीलन हुआ, जो उसका परीक्षण किया गया, जो उसकी विवेचना की जा रही है, जो उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अब पहले यह तय हो जाए कि विपक्ष की जो ताकत है वो है क्या, और अगर वो ताकत नहीं है तो उसको एस्टैब्लिश कैसे करना है, और एस्टैब्लिश करने के लिए वो नेता कौन सा होना चाहिए। फिलहाल तो ममता दीदी यही दिखा रहे हैं कि उनके सामने फिलहाल कोई और नहीं। शरद पवार ने भी मुलाकात के बाद एक बात कही थी कि किसी भी तरीके से ममता दीदी जिस आक्रामक अंदाज में कांग्रेस के खिलाफ सरगर्म है वो इतना ठीक नहीं है, और वो भी इस मौके पर। लेकिन शिवसेना ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है और आज की वही सबसे बड़ी खबर है। शिवसेना की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो उनके मुखपत्र सामना से, और सामना में जो प्रतिक्रिया दी गई वो क्या है वो हम आपको पहले बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, सीधे कहा गया कि कांग्रेस की जगह पर
ये सब कुछ जो किया जा रहा है ममता दीदी के द्वारा वो ठीक नहीं है और इससे संयुक्त विपक्ष की ताकत मजबूत नहीं हो रही है। कांग्रेस की आलोचना करने से ममता दीदी की टिप्पणियों पर सीधा हमला शिवसेना ने बोला है और कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की जगह पर कब्जा करने की योजना बिल्कुल गलत है और इससे यूपीए के अस्तित्व पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है और कांग्रेस की जगह पर कब्जा करने की योजना पूरी तरीके से जोखिम भरा है। यह बात शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा जा रहा है और यह पूरी तरीके से गलत है। यह शिवसेना राजनीति की एक ऐसी विडंबना है। आप देखिए कि वो शिवसेना जो कभी वैचारिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी, हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, वो भी एग्रेशन जिस विचारधारा में रहा हो, वो हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी आज महाअघाड़ी के साथ सत्ता में है। तो आज बीजेपी कहीं प्रभावी न हो जाए इसके लिए उसकी तरफ से बात कही जा रही है और वो ये कि ममता दीदी यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं तो पूरी तरह से गलत और राष्ट्रीय राजनीति से कांग्रेस को बेदखल करने की कोशिश कर रही हैं वो भी पूरी तरह से गलत। ऐसा लगता है कि राजनीति किस तरीके से 360 डिग्री पर आकर के बदल जाती है, 180 भी नहीं। वो शिवसेना जो दशकों तक संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक स्तर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ हुआ करती थी, उनकी राहें अलग हुई। चूंकि राजनीति का तकाजा था, चूंकि पद को पाना था, उद्धव ठाकरे को या बाला साहब ठाकरे के वंश से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री महाअघाड़ी में कोई फूट न पड़े, कांग्रेस नाराज न हो, इसलिए ये बयान उद्धव ठाकरे ने दे करके एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो ये बयान नहीं देते तो जो तलखी कांग्रेस के अंदर आ रही है इस समय अपने विपक्षी साथियों के साथ, गठबंधन नहीं है फिर भी साथी हैं क्योंकि सबका उद्देश्य एनडीए और भाजपा को हराना है। उसमें शरद पवार जैसे चाणक्य नेता के प्रति अगर कोई नाराजगी होगी तो वो व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कम से कम अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो बहुत समझबूझ करके। लेकिन अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बात आती है, और मैं बार बार कह रहा हूं उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात बयान के तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन सामना में वही सब कुछ कहा जाता है जो ठाकरे परिवार की सोच होती है, जो उनकी विचारधारा और उनके बयान होते हैं, जिस पर उनकी टिप्पणी होती है, जो उनकी सोच होती है, वो सामना के एडिटोरियल का, संपादकीय का पार्ट हुआ करती है या उसके लेख। और उसी लेख में यह जिक्र किया गया है कि ममता दीदी पिछले एक पखवाड़े से जिस अंदाज में यूपीए पर निशाना साध रही हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर, अखिल भारतीय स्तर पर उसके वजूद को लेकर के जो सवाल उठा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। और शिवसेना अगर वैचारिकी स्तर पर न देखें तो जो कुछ भी शिवसेना की तरफ से बयान दिया गया है, गठबंधन का धर्म निभाया है उद्धव ठाकरे ने, यह कहना पड़ेगा। क्योंकि महाअघाड़ी में कांग्रेस एक पक्ष है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और उनके सहयोग से उद्धव ठाकरे सत्ता चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में तब जब ममता दीदी महाराष्ट्र की धरती पर जाती हैं और पत्रकारों के सवालों का जवाब देती हैं, या उनके बड़े नेता और उनके प्रवक्ता जो बयान देते हैं, उन बयानों के मंथन के बाद निश्चित तौर पर शिवसेना ने राजनीति का सहारा लेते हुए फिलहाल कांग्रेस को इतना बड़ा समर्थन दिया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अर्थात
कांग्रेस आलाकमान और उनके रणनीतिकारों की तरफ से कम ठाकरे परिवार को या शिवसेना के प्रति पूरी तरीके से उनका सहयोग पाने के लिए, सहयोग दिए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आभारी होना चाहिए शिवसेना के प्रति कि इन परिस्थितियों में जब ममता दीदी विपक्ष की नेता होते हुए राहुल गांधी पर टिप्पणियां कर रही हैं, उस स्थिति में सामना के संपादकीय में, लेख में यह कहा जाता है कि उनकी टिप्पणियां कहीं न कहीं एनडीए को मजबूत कर रही है, मोदी सरकार को मजबूती दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है। तो एक तीर से दो निशाना यह कि एक तरफ उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को यह बताया कि बहुत खुल करके आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमने भले ही अपने वैचारिक सहयोगी के दशकीय साथ निभाने की और उनके साथ आगे बढ़ने की परंपरा को या उस रास्ते को छोड़ दिया हो, लेकिन साथ निभाने का जो हमारा तौर तरीका आज भी वही है। और अगर कांग्रेस महाअघाड़ी में हमारे साथ है तो कांग्रेस के इस मुश्किल दौर में जब विपक्ष के ही एक नेता की तरफ से उनके नेता पर सवाल उठाया जा रहा है, तब शिवसेना साथ है। और कांग्रेस के हर नेता को यह मानना पड़ेगा कि ऐसे दौर में जब विपक्ष की एकता पूरी तरह से तार-तार दिख रही है, तब शिवसेना यूपीए के वजूद पर राहुल गांधी पर उठाए जाने वाले सवाल के संदर्भ में ममता दीदी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और शिवसेना के मुखपत्र से जो बात कही जाती है, आप समझिए वो उद्धव ठाकरे का बयान है या शिवसेना के पूरे संसदीय बोर्ड कह सकते हैं आप, उनकी पूरी जो संरचना है पार्टी की, जो पूरी आधारशिला है जिन पर टिकी है, उन सब का सम्मिलित सोच पूरी तरीके से सामना में व्यक्त होता है। और सामना में कहा गया तो मतलब उद्धव ठाकरे ने कहा। संजय राउत उसके कर्ता धर्ता जरूर हैं, लेकिन बात उद्धव ठाकरे की ही होती है, उद्धव ठाकरे की ही सोच होती है। और दूसरा निशाना यह कि शिवसेना ने यह दिखा दिया कि आने वाले समय में जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में एक बार फिर संबंध कायम हो जाएंगे, क्योंकि वैचारिक स्तर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो एक है। और उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दे दिया कि अगर महाअघाड़ी को बिना दबाव के इसी तरीके से चलाया जाएगा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को माना जाता रहेगा, तो किसी भी कीमत पर आने वाले चुनाव में शिवसेना अपने एजेंडे के बलबूते पर यूपीए की भी राजनीति में समाहित हो सकती है, एसिमिलेट हो सकती है और यूपीए को मजबूत बना सकती है। उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस का अखिल भारतीय स्वरूप कायम रहे। और शायद यही कारण है कि ममता दीदी के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी सामना में किया गया। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम एवी स्टार न्यूज पर विपक्षी एकता की चर्चा करते हैं तो इसीलिए यह बात कहते हैं कि विपक्ष की एकता भानुमति का पिटारा जैसा अभी भी लगता है। और पिछले 2 दशकों में समय के हिसाब से गठबंधन, संयुक्त मोर्चा बना लिया जाए या उस जैसा कुछ भी, लेकिन अगर वैचारिक स्तर पर सीएमपी नहीं बन रहा है और एकता मजबूत नहीं है, हर एक पार्टी जो उस गठबंधन में है उसकी मजबूती नहीं है, तो उससे बनने वाली सरकार देश के लिए बहुत फायदेमंद नहीं हो सकती। और शायद शिवसेना ने यह बयान देकर एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश करने में सफल रहा कि किसी भी कीमत पर अब अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के इस वजूद को स्वीकार करते हुए उसको उसके महत्व के लिए भविष्य में किसी भी गठबंधन योजना में आगे आती है, तो आज सामना के माध्यम से जिस तरीके से सहयोग और समर्थन दिया गया, वो भी मुश्किल के इस क्षण में ऐसा ही सहयोग और समर्थन कांग्रेस को दिया जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे का एक बड़ा कद होना चाहिए। कितना हो पाएगा ये और सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस अगर किसी का एहसान मानती होगी तो कम से कम सामना के इस लेख के बाद, और हो सकता है कि कुछ दिन में
पार्टी के कुछ नेताओं का भी बयान आए तो यह स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे अपनी राहें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रखेंगे। उन कयासों पर विराम लगेगा जहां यह बात कही जा रही है कि आने वाले मार्च अप्रैल तक महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है और उस सरकार की मजबूती महाआघाड़ी की वो सरकार जिसमें शरद पवार की अपनी पार्टी राकपा और कांग्रेस और कुछ छोटे छोटे दल और साथ में शिवसेना, और अगर ये सब मजबूती के साथ एक मंच पर खड़े होकर के आगे बढ़ते हैं, सरकार चलाते रहते हैं, तो आने वाले 2024 में या उसके पहले भी अगर चुनाव की कोई स्थिति बनती है, किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में तो ये सब एक साथ वैचारिक स्तर पर भी खड़े हो सकते हैं। और उद्धव ठाकरे ने इसके पहले भी कोरोना काल से लेकर के अब तक जो भी मीटिंग्स सोनिया गांधी ने करनी चाहिए हो, उन्होंने ये संकेत दिया है कि अगर शिवसेना को महाराष्ट्र में प्रमुख अघाड़ी के प्रमुख पार्ट के तौर पर, घटक के तौर पर माना जाता रहेगा, तो शिवसेना हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों का साथ देगी। तो ममता दीदी के बयान दिल्ली और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और उनके मुंह से निकली बात, देखिए मैं वो बात करता हूं और बार बार कहता हूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और अब इतनी दूर तलक जा चुकी है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और यही जो मंथन चलेगा उसके बाद विपक्ष की वास्तविक एकता की स्थिति बनेगी, जिसमें हर एक पार्टी और उसका नेता जो उसकी वास्तविक वस्तु स्थिति है राजनीतिक पटल पर, उसका मूल्यांकन करेगा, उसका आकलन करेगा, एक पैमाने पर राजनीति को आगे ले जाने की बात नहीं करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे का जिक्र मैं बार बार कह रहा हूं, सामना में जो बात कही गई वो ये कि कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर पर सवाल उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती देना है। अर्थात शिवसेना ने भी मान लिया कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी है जिसका फैलाव कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है। और अगर यह फैलाव है, उनका अपना कैडर है, यह और बात है कि वो कितने कमजोर स्थिति में है या कैसी आंतरिक राजनीति से किस फूट के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, चर्चा का विषय है। और यह चर्चा पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस इस विषम परिस्थिति में अभी भी है, यह और बात है। लेकिन उसका अखिल भारतीय स्वरूप है और यह माना जाना चाहिए। यह फिलहाल शिवसेना जैसे सहयोगी घटक ने अपने मुखपत्र के जरिए स्पष्ट कर दिया, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की बात, और ममता दीदी के लिए एक बार फिर सोचने की वो बात कि अगर वो कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती हैं, तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनना चाहता है, तो आने वाले समय में ममता दीदी को भी जो भी बयान देना है उसमें कांग्रेस को इस तरीके से तल पर नहीं लाना है। कांग्रेस को साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर को स्वीकार किया जाए। यह और बात है कि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन की राजनीति में अपने भागीदारी अपने शर्तों पर चाहती है, उसके लिए कांग्रेस को मनाया जाए। और शायद यही कारण है कि अब शिवसेना भी यह बताने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन की राजनीति में जब कोई प्रमुख नेता बनने के लिए आगे आना चाह रहा है तो उसे किस भूमिका में होना चाहिए, और यह भूमिका कभी जॉर्ज फर्नांडिस अदा किया करते थे। हम आपको राजनीति के दशक पीछे ले जा रहे हैं, और उस राजनीति में समन्वयक की भूमिका अदा करते हुए किस तरीके से विपक्ष को एक किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। तो फिलहाल इस संयुक्त विपक्ष की जो भूमिका बन रही है उसमें कन्वेनर, समन्वयक कोई नहीं है। हर एक नेता यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसी के नेतृत्व में विपक्षी एकता हो सकती है,
उन सब की अपनी बातें, उनकी नाराजगी, उनके ईगो, उनके आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान, उनकी कमी, उनकी अच्छाई, इसको माप कर, इसको समझकर उनसे बताने वाला और उनको विपक्षी एकता के लिए एक स्तर पर आकर के तैयार करने वाला फिलहाल कोई नेता नहीं है। और कम से कम ममता दीदी नेतृत्व करती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन समन्वयक की भूमिका में वो नहीं है। और शायद यही कारण है कि शिवसेना के मुखपत्र में जो बात कही गई है वो आईना दिखाया गया है यूपीए की उस राजनीति के संदर्भ में, मैं कह रहा हूं, जो वास्तव में होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि मुखपत्र में, वो भी सामना जैसे अखबार में, दो ही बातों का प्रमुख तौर पर जिक्र किया गया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर पर उसकी जो स्थिति है उस पर सवाल अगर उठाया जा रहा है ममता दीदी की तरफ से तो पूरी तरह गलत, और एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में शिवसेना उसे देखती है। आप समझ सकते हैं राजनीति किस स्तर पर बदल सकती है। और दूसरी बात कि नेतृत्व पर बार बार सवाल उठाना, यह भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, यह शिवसेना की तरफ से बात कही जा रही है। और तीसरी बात कि विपक्ष की एकता के लिए इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल उचित नहीं है। और शायद अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो ममता दीदी ने जिस अंदाज में अपने आप को संयुक्त विपक्ष का नेता बनाने की कोशिश की और तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस का विकल्प बनाने की कोशिश की है, उस पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है सामना के इस लेख ने। और मैं फिर एक बार आपके सामने दोहराऊंगा कि सामना के लेख का मतलब होता है उद्धव ठाकरे की या ठाकरे परिवार की आवाज, और इसी आवाज के जरिए उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना के कद को कम से कम कांग्रेस के नजरिए में, कांग्रेस के सोच में बहुत बड़ा कर दिया है। यह और बात है कि कांग्रेस इसको कितना सम्मान देती है, यह और बात है। लेकिन फिलहाल उस महाअघाड़ी में बिना कांग्रेस उद्धव सरकार का वजूद नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर सामना के इस लेख के माध्यम से जिस तरीके से कांग्रेस पर ममता दीदी हमलावर हुई हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, निश्चित रूप से पिछले एक से आप कह सकते हैं 1 से 2 हफ्ते तक जो भी राजनीति चल रही है विपक्ष की, और विडंबना है कि जब विपक्ष को बहुत प्रभावी होना चाहिए किसान आंदोलन में सरकार के बैकफुट पे आने के बाद, तब ममता दीदी इस कदर हमलावर हुई। और शायद यही कारण है कि सारा मामला जिस तरफ जाना चाहिए उससे पलट गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन सामना के लेख का मतलब ही है कि वो उद्धव ठाकरे की बात है। संजय राउत तो उसमें एक भूमिका अदा करते हैं, ये कहा जा सकता है। और उसी स्थिति में एक बार फिर ये तय हो चुका है कि फिलहाल जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है, महाअघाड़ी मजबूत हो गई, और उस मजबूत स्थिति में उद्धव ठाकरे और मजबूत होंगे। और निश्चित रूप से अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है कि ममता दीदी जिस कदर हमलावर हुई हैं, शायद उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़ें, क्योंकि कभी कभी अति आत्मविश्वास किसी की राह में बड़ा कांटा बन जाता है। ममता दीदी इसी तरह से हमलावर होती रहेंगी, और क्या विपक्ष का कोई एक धड़ा ममता दीदी को आईना दिखाता रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो एवी स्टार न सिर्फ आपको वो खबर देगा, बल्कि उसकी तह तक ले जाने की आपको कोशिश करेगा। फिलहाल एवी स्टार न्यूज़ पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।